Hello everyone, myself Sunita Gehlot with the next e-content topic, new e-content topic physical development part 3। इसमें हम आज पूर्व बाल्यावस्था में शारीरिक विकास, उत्तर बाल्यावस्था में शारीरिक विकास, किशोरावस्था में शारीरिक विकास व शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। लेट्स स्टार्ट। पूर्व बाल्यावस्था में शारीरिक विकास जो कि 2 से 5 वर्ष की अवस्था का काल गिना जाता है, माना जाता है। इसमें हम पूर्व बाल्यावस्था की में हम लंबाई, भार, शारीरिक अनुपात, दांतों का विकास और नाड़ी संस्थान का देखेंगे। पूर्व बाल्यावस्था में शारीरिक विकास की गति बचपनावस्था के समान तीव्र नहीं होती है। पूर्व बाल्यावस्था में शारीरिक विकास की गति बचपनावस्था से कुछ मंद हो जाती है, किंतु अन्य अवस्थाओं की तुलना में तीव्र होती है। लंबाई, पूर्व बाल्यावस्था में विकास की गति मंद होने के कारण बालकों की लंबाई लगभग 7.5 सेंटीमीटर वार्षिक रूप से बढ़ती है। 6 वर्ष की अवस्था में अधिकतम लंबाई लगभग 48.5 हो जाती है। 6 वर्ष की आयु तक लड़के और लड़कियों की लंबाई में भिन्नता नहीं पाई जाती है। उनकी लंबाई की वृद्धि समान गति से होती है। उनमें यौन विभिन्नता नहीं पाई जाती है। बालकों की लंबाई पर उनके वंशानुक्रम तथा पोषण का प्रभाव पड़ता है। फिर आता है भार। पूर्व बाल्यावस्था में भार की वृद्धि धीमी गति से होती है, जो विशेष रूप से दूसरे और तीसरे में अधिक मंद रहती है, क्योंकि इस समय बालक की अधिकांशतः शक्ति चलने फिरने और खेलने कूदने में व्यय हो जाती है, जिससे भार धीमी गति से बढ़ता है। लंबाई के समान भार भी परिवार के सामाजिक और आर्थिक स्तर, पोषण तथा वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। बच्चे के स्वास्थ्य तथा समुचित विकास का आकलन उसके भार से किया जाता है। प्रत्येक माता पिता को चाहिए कि कम से कम माह में एक बार शिशु के वजन को ज्ञात करें। फिर आता है शारीरिक अनुपात। जन्म के बाद बच्चे का शरीर केवल आकार में ही नहीं बढ़ता, बल्कि शरीर के विभिन्न अंगों का अनुपात भी बदलता रहता है। लगभग 16-17 वर्ष की उम्र तक शरीर के सभी अंग एक निश्चित अनुपात में आ जाते हैं। जन्म के बाद सिर आकार में कम विकसित होता है, क्योंकि उसका विकास जन्म से पूर्व ही काफ़ी हो जाता है। सामान्यतः अनुपात का परिवर्तन पहले सिर का, फिर धड़ का और अंत में हाथों पैरों का होता है। पूर्व बाल्यावस्था में सिर का आनुपातिक विकास शरीर के अन्य अंगों की तुलना में धीमी गति से होता है। जन्म के समय सिर का क्षेत्रफल संपूर्ण शरीर के क्षेत्रफल का 21% होता है, जबकि 5 वर्ष की अवस्था में यह 13% ही रह जाता है। इसी क्रम से चेहरे और सिर की गोलाई का अनुपात भी इस अवस्था में कम हो जाता है। 5 से 6 वर्ष की अवस्था में चेहरा छोटा और अविकसित दिखाई पड़ता है। शरीर का आनुपातिक विकास ऊपर से नीचे के क्रम में होता है, अतः सिर के विकास के बाद चेहरे के अनुपात में विकास होता है। जन्म के समय सिर की तुलना में चेहरा अधिक छोटा दिखाई देता है, किंतु 5 से 6 वर्ष की अवस्था में चेहरा अधिक बड़ा दिखाई देने लगता है। मस्तिष्क का विकास तीव्र गति से होता है, अतः माथा चौड़ा हो जाता है। इस अवस्था में नाक का विकास प्रारंभ हो जाता है। लगभग 3 से 4 वर्ष तक बच्चों की नाक छोटी तथा चपटी दिखाई देती है, किंतु 5 से 10 वर्ष की अवस्था में नाक का विकास तीव्र गति से होता है, जो कि 14 वर्ष की अवस्था तक पूर्ण हो जाता है। चेहरे के बाद धड़ और कंधों का विकास होता है। जन्म के समय बच्चे की गर्दन, सिर और धड़ बीच में से स्पष्ट नहीं होती, किंतु 5 वर्ष की अवस्था तक यह स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होने लगती है। 6 वर्ष का पूर्ण होते होते धड़ की लंबाई और चौड़ाई जन्म की अपेक्षा 2 गुनी हो जाती है। जन्म के समय बच्चों की छाती गोलाकार होती है, जबकि 4 से 5 वर्ष की अवस्था में यह पतली और चपटी हो जाती है। हाथ और पैर। शरीर के सब अंगों के आनुपातिक विकास में हाथ पैरों का विकास सबसे बाद में होता है। जन्म के समय हाथ छोटे व पैर लंबे होते हैं। जन्म के बाद प्रथम 2 वर्षों में हाथों की लंबाई तेजी से बढ़ती है और 8 वर्ष की अवस्था तक यह जन्म की 1.5 गुनी हो जाती है। हाथ की तुलना में पैरों का विकास मंद गति से होता है। फिर आता है दांतों का विकास। पूर्व बाल्यावस्था के प्रारंभिक 4 से 6 महीनों में बालक के कम से कम 4 अस्थायी दांत निकल आते हैं और इसी क्रम से निकलते हुए लगभग 2.5 वर्ष की अवस्था में 20 अस्थायी दांत निकल आते हैं। अस्थायी दांत आकार में छोटे होते हैं, किंतु इनके निकलने से बालक के चेहरे की बनावट और अधिक स्पष्ट हो जाती है। पूर्व बाल्यावस्था की अंतिम अवस्था लगभग 6 वर्ष की अवस्था में अस्थायी दांत गिरना प्रारंभ हो जाते हैं और उनके स्थान पर स्थायी दांत निकलने प्रारंभ हो जाते हैं।
फिर आता है नाड़ी संस्थान का विकास। लगभग 3-4 वर्ष की अवस्था तक नाड़ी विकास का संस्थान का विकास तीव्र गति से चलता है और उसके बाद विकास की गति मंद हो जाती है। 8 वर्ष की अवस्था तक मस्तिष्क लगभग परिपक्व हो जाता है, किंतु इसका विकास किशोरावस्था तक चलता रहता है। फिर आता है पाचन तंत्र का विकास। जन्म के बाद बच्चे का पेट छोटा और उसकी पाचन क्षमता कम होती है, किंतु जन्म के बाद पाचन संस्थान का विकास तीव्र गति से होने लगता है। लगभग 3 वर्ष का यह विकास तीव्र गति से होता है। इसी कारण पूर्व बाल्यावस्था में बालक के भोजन में ठोस पदार्थों को सम्मिलित किया जा सकता है, किंतु पाचन शक्ति कम होने के कारण अधिक वसा और मिर्च मसालों को आहार में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। फिर आता है श्वसन तंत्र का विकास। जन्म के समय फेफड़े बहुत छोटे होते हैं, किंतु श्वसन क्रिया प्रारंभ होने के साथ ही फेफड़ों का विकास प्रारंभ हो जाता है। 2 वर्ष की आयु में फेफड़े और सिर का विकास लगभग बराबर हो जाता है। इसी क्रम में निरंतर वृद्धि करते हुए किशोरावस्था तक फेफड़ों के भार और आकार दोनों में वृद्धि पाई जाती है। मांसपेशियों तथा ऊतकों का विकास। शिशु जन्म के समय मांसपेशियां कोमल होती हैं और अविकसित होती हैं, किंतु पूर्व बाल्यावस्था में मांसपेशियों का विकास तीव्र गति से होता है। लगभग 5-6 वर्ष की अवधि तक मांसपेशियों का विकास शारीरिक अनुपात के अनुसार ही बढ़ता है। इस अवस्था में मांसपेशियों के विकास के कारण ही बालक शारीरिक शक्ति का अनुभव करते हैं। इसी कारण उनकी क्रियाशीलता भी बढ़ जाती है, खेलों के प्रति रुचि विकसित होती है। शरीर में मांसपेशियों के ऊपर वसा की तह पाई जाती है, जो शरीर को सुडौलता व आकार प्रदान करती है और शरीर रचना का निर्धारण करती है। मांसपेशियों और वसा का अनुपात 3 प्रकार के व्यक्तित्व का निर्धारण करता है: मेसोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक और एंडोमॉर्फिक। और इसी के अनुसार जो बच्चा या बालक होता है उसका व्यक्तित्व बनता चला जाता है। फिर आता है रक्त परिसंचरण का तंत्र का विकास। जन्म के समय शिशु का हृदय तथा रक्त वाहिनियाँ छोटी तथा पतली होती हैं, किंतु 6 वर्ष की अवस्था तक हृदय का विकास तीव्र गति से होता है। 6 वर्ष की आयु में पहुंचकर हृदय का भार जन्म के भार का 4 से 4.5 गुना तक बढ़ जाता है। हृदय के विकास के साथ साथ रक्त वाहिनियों का विकास भी इसी अनुपात में होता है। रक्त वाहिनियों के विकास से नाड़ी की गति, रक्तचाप और शरीर में तापमान में अंतर आ जाता है। फिर आता है अस्थियों का विकास। एक वयस्क व्यक्ति की तुलना में शिशु की अस्थियां केवल आकार में छोटी ही नहीं होती, अपितु उनकी रचना और अनुपात में भी परिवर्तन पाया जाता है। आयु वृद्धि के साथ साथ अस्थि विकास तीव्र गति से होता है। पूर्व बाल्यावस्था में हुई अस्थि विकास की गति तीव्र रहती है। आयु बढ़ने के साथ साथ शिशु की अस्थियों की संख्या भी बढ़ती जाती है। जैसे 2 वर्ष की आयु तक कलाई की अस्थियों की संख्या केवल 2 या 3 होती है, जबकि 6 वर्ष की आयु तक यह संख्या बढ़कर 6 से 7 हो जाती है। इसी प्रकार जन्म के समय शिशु की खोपड़ी के ऊपर की ओर की अस्थियां आपस में जुड़ी हुई नहीं होती है, परंतु आयु वृद्धि के साथ साथ ये आकार में बढ़ती जाती हैं, जिससे उनके बीच का अंतर कम हो जाता है। 2 वर्ष की अवस्था तक बढ़कर आपस में मिल जाती है। बाल्यावस्था से लेकर किशोरावस्था तक धीरे धीरे अस्थियों में कड़ापन आने लगता है, क्योंकि अस्थियों पर कैल्शियम फॉस्फेट का लवण एकत्रित होने लगता है। अस्थियों की जो संख्या है वो भी 206 रह जाती है। अस्थियों को दृढ़ता प्रदान करने में आहार की सक्रिय भूमिका रहती है। यदि आहार में पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम, फास्फोरस और लवण और विटामिन डी का समावेश किया जाता है तो अस्थियों में दृढ़ता जल्दी आ जाती है। तो ये था शारीरिक विकास पूर्व बाल्यावस्था में। अब आता है फिजिकल डेवलपमेंट ड्यूरिंग लेटर चाइल्डहुड, उत्तर बाल्यावस्था में शारीरिक विकास, जो कि 6 से 12 वर्ष की उम्र कही गई है। लंबाई। उत्तर बाल्यावस्था के शारीरिक विकास क्रम में बालक की लंबाई 6 से 8 वर्ष की आयु में 45 से 55 इंच तक होती है तथा 12 वर्ष की आयु पूरी होने तक यह बढ़कर 60 से 65 इंच तक हो जाती है। इसी आयु में बालिकाएं बालक की तुलना में तीव्र गति से बढ़ती हैं। इस आयु में भार भी तीव्र गति से बढ़ता है। बालिकाएं भार में भी बालकों से अधिक रहती हैं। 11-12 वर्ष की बालिका का भार 88 से 100 पाउंड तक होता है, जबकि बालकों का 85 से 96 पाउंड तक रह जाता है।
शारीरिक गठन। इस आयु में बालक और बालिका के शारीरिक गठन में दृढ़ता आ जाती है। इस आयु में शरीर के सभी आंतरिक और बाह्य अंग अनुपात में आ जाते हैं, जिससे मांसपेशियां दृढ़ हो जाती हैं, अस्थियां मजबूत हो जाती हैं। हाथ और पैरों का पूर्ण विकास धड़ के अनुपात में हो जाता है। इस आयु में लगभग सभी स्थायी दांत निकल आते हैं। जब बालक 6 वर्ष का होता है उस समय केवल एक ही स्थायी दांत निकलता है। 8 से 10 वर्ष की आयु में लगभग 10 से 16 तक स्थायी दांत निकल आते हैं और 12 वर्ष का पूर्ण होने तक स्थायी दांतों की संख्या बढ़कर 24 से 26 तक हो जाती है। अन्य अंगों के समान हृदय भी आयु के साथ धीरे धीरे विकसित होता है। जब बालक 6 वर्ष का होता है तो उसके हृदय का भार जन्म के भार की तुलना में 5 गुना बढ़ जाता है और हृदय का यह भार 12 वर्ष की आयु में बढ़कर जन्म के भार का 7 गुना हो जाता है। फेफड़ों का विकास भी 12 वर्ष की आयु में पूर्ण हो जाता है, जिससे उनकी कार्य क्षमता निर्धारित हो जाती है। वैज्ञानिकों के अनुसार बाल्यावस्था में शारीरिक विकास का बड़ा महत्व है, क्योंकि बाल्यावस्था का शारीरिक विकास ही प्रौढ़ावस्था का आधार है। यदि कोई बालक अपनी संरचना, भार, मांसपेशियों, यौनांगों, मस्तिष्क तथा आंतरिक अंगों आदि में अपनी आवश्यकता अनुसार नहीं बढ़ता है तो वह कभी भी प्रौढ़ ढंग से नहीं हो पाता है। तो यह था उत्तर बाल्यावस्था में शारीरिक विकास। अब हम लेते हैं किशोरावस्था में शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलेसेंस। 13 से 21 वर्ष की अवस्था किशोरावस्था कहलाती है, जो उत्तर बाल्यावस्था की समाप्ति से प्रारंभ होती है। शारीरिक विकास की दृष्टि से यह अवस्था अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि किशोरावस्था की समाप्ति तक बालक और बालिका पूर्ण शारीरिक परिपक्वता प्राप्त कर लेते हैं। किशोरावस्था में लंबाई। किशोरावस्था में देखा गया है कि बाल्यावस्था के पश्चात बालिकाएं आयु के बालकों से अधिक लंबाई में अधिक होने लगती हैं, लेकिन पूर्व किशोरावस्था के समाप्त होते होते लड़के अपनी आयु की लड़कियों से अधिक लंबे हो जाते हैं। बालक 14 वर्ष की आयु तक अपनी लंबाई का केवल 57% ही वृद्धि कर पाते हैं, जबकि बालिकाएं 90% प्राप्त कर लेती हैं। 18 वर्ष के पश्चात लड़कियों की लंबाई की वृद्धि रुक जाती है। लंबाई की वृद्धि पर पिट्यूटरी ग्रंथि के स्राव का प्रभाव पड़ता है। जिनका बालकों में स्राव कम होता है उनकी लंबाई की वृद्धि कम होती है। शारीरिक भार में वृद्धि सबसे अधिक किशोरावस्था में ही होती है, किंतु बालक व बालिकाओं के भार की वृद्धि में थोड़ा अंतर देखा जाता है। लड़कों का जो भार है वो लड़कियों की अपेक्षा ज़्यादा होता है। किशोरावस्था में भार अस्थियों और मांसपेशियों के विकास के कारण होता है। किशोरावस्था में पूर्ण शारीरिक विकास होने के कारण लगभग सभी अंग अनुपात में आ जाते हैं। सिर, भुजाएं, मुंह, पैर, धड़ सभी शारीरिक अवयव समुचित अनुपात ग्रहण कर लेते हैं। फलस्वरूप किशोर प्रौढ़ आकृति ग्रहण कर लेता है। इस अवस्था में चेहरे की बनावट में आश्चर्यजनक परिवर्तन आते हैं। बालिकाओं की त्वचा में निखार आ जाता है और बालकों के चेहरे पर दाढ़ी मूछ आ जाने के कारण उनके चेहरों की कोमलता समाप्त हो जाती है और प्रौढ़ता अधिक स्पष्ट होने लगती है। बाल पहले से अधिक काले व घने हो जाते हैं। बालकों की आवाज़ में कोमलता समाप्त हो जाती है, जबकि बालिकाओं की आवाज़ कोमल हो जाती है। दांतों का विकास। किशोरावस्था में दांतों का विकास सामान्य रूप से नहीं हो पाता है। इसमें व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। सामान्यतः 13 वर्ष की आयु तक बालकों के लगभग 27-28 दांत निकल आते हैं। शेष 4 दांतों का विकास किशोरावस्था के पश्चात होता है। फिर आता है मांसपेशियों का विकास। इस अवस्था में मांसपेशियों का विकास तीव्र गति से होता है। लगभग 15 वर्ष की आयु तक मांसपेशियों का वजन शरीर के वजन का 33% हो जाता है। फिर प्रति वर्ष लगभग 11% की वृद्धि होती है। मांसपेशियों का विकास शरीर को सुडौलता प्रदान करता है और भार में वृद्धि करता है। विभिन्न शारीरिक अंगों का विकास। शरीर के विभिन्न अंगों का विकास इस अवस्था में पूर्ण हो जाता है। साइते वे अनुपात में आ जाते हैं। हृदय 20 वर्ष की आयु तक पूर्ण विकसित हो जाता है। हड्डियां, मांसपेशियां, ज्ञानेंद्रियां, फेफड़े जन्म की अपेक्षा 20 गुना अधिक बढ़ जाते हैं। अस्थियां जो है 206 रह जाती हैं। अस्थियां बहुत दृढ़ हो जाती हैं। अस्थियों के विकास पर पौष्टिक भोजन और व्यायाम का प्रभाव पड़ता है। शारीरिक परिवर्तन। किशोरावस्था में यौन संबंधी ये महत्वपूर्ण शारीरिक परिवर्तन होते हैं।
पहला आता है यौन संबंधी मुख्य परिवर्तन। यौन संबंधी मुख्य परिवर्तनों में जननेंद्रियों का विकास है। किशोरावस्था के प्रारंभ होते होते ही जननेंद्रियां क्रियाशील हो जाते हैं। प्रारंभ में आकार में वृद्धि होती है, फिर धीरे धीरे उनमें परिपक्वता आती है। बालकों के अंडकोशों और बालिकाओं के डिंब ग्रंथियों और वीर्यकण और रजकण का निर्माण होने लगता है, जिससे उनमें संतानोत्पत्ति की क्षमता आती है। बालिकाओं में मासिक धर्म तथा बालकों में प्रारंभ हो जाता है। ये लक्षण किशोर बालक और बालिकाओं में यौन परिपक्वता प्रकट करते हैं। किशोरावस्था में यौन परिपक्वता पिट्यूटरी ग्रंथि की क्रियाशीलता पर निर्भर करती है। इससे उत्पन्न हार्मोन गोनाड ग्रंथि की क्रियाशीलता को बढ़ा देता है। गोनाड ग्रंथि से उत्पन्न हार्मोन जननेंद्रियों के विकास को प्रभावित करते हैं तथा यौन संबंधी गौण परिवर्तनों को विकसित करता है। यौन संबंधी गौण परिवर्तन। यौन संबंधी गौण परिवर्तनों की कई पहचानें हैं, जैसे बालकों के दाढ़ी मूछ निकलना, हाथ पैर बगल तथा गुप्तांगों में बालों का उगना, आवाज़ में भारीपन आना, कंधों का चौड़ा होना और चेहरों पर प्रौढ़ता आना आदि। बालिकाओं में मासिक स्राव प्रारंभ होना, स्तनों का विकास, चेहरे पर कोमलता व आकर्षण आदि लक्षण परिलक्षित होते हैं। बालक तथा बालिकाओं में काम वासना का उदय भी इसी अवस्था में होता है, जिससे वे विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होने लगते हैं। तो ये थे किशोरावस्था के शारीरिक विकास। अब हम लेते हैं शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। बालक का शारीरिक विकास एक सतत प्रक्रिया है, जिसका निर्धारण सर्वप्रथम वंशानुक्रम द्वारा होता है, किंतु गर्भधारण के बाद जो दशाएं शिशु के शारीरिक विकास को प्रभावित करती हैं, वे सभी वातावरण संबंधी होती है। बालक के शारीरिक विकास को अग्रलिखित तत्व प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। पहला आता है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम तत्व में वे तत्व हैं जो किसी बालक को गर्भधारण के समय से अपने माता पिता से प्राप्त होते हैं। अतः वंशानुक्रम तत्व में वे विशेषताएं हैं जो किसी बालक में जन्म से ही पाई जाती हैं। प्रत्येक बालक विभिन्न शारीरिक गुणों जैसे रंग, रूप, लंबाई, शारीरिक गठन, स्वास्थ्य, रोग, लैंगिक परिपक्वता, शारीरिक विकृति, शारीरिक दोष आदि बातों को वंशानुक्रम द्वारा ही प्राप्त होता है। किसी बालक के माता पिता का जैसा शारीरिक विकास होता है, वही उनकी संतानों को भी प्राप्त होता है। फिर आता है आहार। बालक को मिलने वाला आहार उसके शारीरिक अंगों को प्रभावित के विकास को जन्म के पूर्व और जन्म के बाद विभिन्न अवस्थाओं में प्रभावित करता है। जन्म के पूर्व शिशु का पोषण माँ के शरीर के रक्त के द्वारा होता है। संपूर्ण गर्भकाल में माँ को दिया गया संतुलित व पौष्टिक भोजन गर्भस्थ शिशु का शारीरिक विकास सामान्य ढंग से करता है। इसी प्रकार जन्म के बाद शिशु आहार संतुलित व पौष्टिक तत्वों से युक्त होता है, तो जो शिशु का शारीरिक विकास अच्छी तरह से होता है। जिन बच्चों को जन्म से पूर्व तथा जन्म के बाद संतुलित व पौष्टिक भोजन नहीं मिलता है, वे कुपोषण जनित बीमारियों के शिकार हो जाते हैं, जिससे सामान्य शारीरिक वृद्धि में अवरोध उत्पन्न होता है। फिर आता है भौतिक वातावरण। भौतिक वातावरण के अंतर्गत वे सभी वस्तुएं तथा दशाएं आती हैं जो प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से बालक के शारीरिक विकास को प्रभावित करती हैं, जैसे जलवायु, रहने का स्थान, धूप, हवा, पानी, प्रकाश आदि की व्यवस्था। यदि जन्म के बाद किसी बालक को भौतिक वातावरण सही प्राप्त होता है, तो उसका विकास समुचित ढंग से होता है। फिर आती है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। मानव शरीर के अंदर अनेक अंतःस्रावी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। ये ग्रंथियाँ विभिन्न प्रकार के रसों की उत्पत्ति करती है। इन रसों पर बालक का शारीरिक व मानसिक विकास निर्भर करता है। उदाहरण के लिए पैराथायरॉयड हास्य ग्रंथि शरीर में अस्थियों के निर्माण में सहायता करती है। थायराइड ग्रंथि से उत्पन्न थायरॉक्सिन शारीरिक विकास में सक्रिय रूप से भाग लेता है। फिर आता है रोग। शारीरिक बीमारियां शारीरिक विकास को विशेष रूप से प्रभावित करती है। बचपन की गंभीर बीमारियां तथा लंबी समय तक चलने वाली बीमारियां बालक के स्वस्थ शरीर विकास में रुकावट उत्पन्न करती है, क्योंकि जब तक बालक रोगी रहता है तब तक उसका शारीरिक विकास सामान्य गति से नहीं होता है। इसके विपरीत जो बालक स्वस्थ रहते हैं उनका शारीरिक विकास सामान्य ढंग से होता है। फलस्वरूप उनके सभी अंग सही समय पर परिपक्वता प्राप्त कर लेते हैं। इसके अतिरिक्त बीमारियों के उपचार व निदान के लिए जो जीवन रक्षक औषधियाँ प्रयोग में लाई जाती हैं, वे तात्कालिक तो रोग का निदान करती है, किंतु दूसरी ओर शरीर को हानि भी पहुंचाती है। बालकों के शारीरिक विकास पर रोगों का प्रभाव बहुत
अलग अलग पड़ता है। यह रोग की प्रकृति और उसकी तीव्रता पर भी निर्भर करता है। सामान्य बीमारियां और दीर्घकालीन बीमारियां, संक्रामक बीमारियां, काल्पनिक बीमारियां, ये कई तरह के रोग हैं जो बालक को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसके शारीरिक, मानसिक, सामाजिक समायोजन में बाधा उत्पन्न करते हैं। ये उसके संवेगात्मक तनाव के भी कारण बनते हैं। इससे उनका शारीरिक विकास धीमा हो जाता है, क्रियाशीलता में कमी आ जाती है, संवेगात्मक तनाव बढ़ जाता है और वह समाज में समायोजन उसका कठिन हो जाता है। ये उसके सर्वांगीण विकास तथा व्यक्तित्व के निर्धारण में भी बाधा उत्पन्न करते हैं। इसलिए जो बालक जो है उसके व्यक्तित्व में रुकावट पैदा हो सकती है। फिर आता है लिंग भेद। जन्म के बाद प्रारंभिक अवस्थाओं में शारीरिक विकास की गति तीव्र होती है, किंतु फिर भी शारीरिक वृद्धि के क्षेत्र में बालक तथा बालिकाओं के विकास में अंतर पाया जाता है। अस्थि विकास तथा मांसपेशीय विकास बालक और बालिकाओं का समान नहीं होता है। जन्म के समय अस्थि तथा मांसपेशीय विकास में बालिकाएं बालकों से आगे रहती हैं, किंतु संपूर्ण पूर्व बाल्यावस्था में बालक इस क्षेत्र में बालिकाओं के आगे रहते हैं। अस्थि विकास से लंबाई तथा मांसपेशीय विकास से भार प्रभावित होता है। यौन परिपक्वता भी बालिकाओं में बालकों की तुलना में शीघ्र आ जाती है, जिससे बालकों में किशोरावस्था के लक्षण पहले और बालकों में देर से दृष्टिगोचर होते हैं। शारीरिक शक्ति और क्रियाशीलता बाल्यावस्था तक बालिकाओं की तुलना में अधिक रहती है, किंतु किशोरावस्था में बालक और बालिकाओं की कार्यक्षमता तथा शारीरिक शक्ति समान हो जाती है। पूर्व बाल्यावस्था में लड़कियों के शरीर में वसा का अभाव बालकों की तुलना में अधिक होता है, जिससे वे बालकों की तुलना में अधिक कोमल दिखाई देती हैं। अब आता है बुद्धि। परीक्षणों के दौरान देखा गया है कि बुद्धि केवल मानसिक विकास को ही नहीं बल्कि शारीरिक विकास को भी प्रभावित करती है। टर्मन महोदय ने अपने एक अध्ययन में देखा कि बहुत प्रखर बुद्धि के बालकों में चलने की क्रिया 13 माह तक तथा बोलने की क्रिया 11 माह में प्रकट हुई, जबकि दुर्बल बुद्धि के बालकों में यही क्रियाएं 30 से 15 महीनों में उत्पन्न हुई। प्रतिभाशाली तथा तीव्र बुद्धि बालकों में यौन परिपक्वता सामान्य बुद्धि बालकों से 1-2 वर्ष पूर्व ही आ जाती हैं। इससे स्पष्ट होता है कि बुद्धि का शारीरिक विकास के विभिन्न क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ता है। शारीरिक विकृतियाँ। बालक में किसी भी प्रकार का शारीरिक दोष या विकृति उसके शारीरिक विकास को प्रभावित करती है। शारीरिक विकृतियों के अंतर्गत दंतक्षय, वाणी दोष, गूंगा व बहरापन, अस्थि विकार, स्नायु प्रणाली के दोष आदि आते हैं। बालक के शरीर में जो भी विकृति होती है वह उसी अंग के विकास को अवरुद्ध कर देती है। दुर्घटनाएं। किसी भी अवस्था में होने वाली शारीरिक दुर्घटनाएं शारीरिक विकास को प्रभावित करती हैं। वैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन में देखा है कि अधिकांश दुर्घटनाएं 2 वर्ष से 14 वर्ष की अवस्था में अधिक होती है, किंतु घातक और गंभीर दुर्घटनाएं 5 से 14 वर्ष की आयु में होती है। इसके साथ ही दुर्घटनाओं की मात्रा और गंभीरता बालकों में अधिक पाई जाती हैं, क्योंकि बालिकाएं घर में नियंत्रण में रहने वाली होती हैं। इसके अतिरिक्त जिन बालकों में जिज्ञासा प्रवृत्ति अधिक होती है, प्रतिभाशाली तथा निडर और जोखिम पूर्ण कार्य करने वाले होते हैं, जो कठोर नियंत्रण में रहते हैं, जिनमें आत्मविश्वास की कमी होते हैं, इन सभी से सामान्य बालकों की तुलना में दुर्घटनाएं अधिक होती हैं। बालकों में से जो दुर्घटनाएं होती हैं उनके परिणाम स्वरूप शरीर में स्थायी व अस्थायी दोष उत्पन्न होते हैं, जैसे अस्थि विकृत हो जाना, अस्थि टूटना, दांत टूटना, जल जाना, जानवर द्वारा काट लेना, विषैले पदार्थों का शरीर में पहुंचना आदि। ये सभी शारीरिक विकास को प्रभावित करती हैं। यह उनकी कितना प्रभावित करती है उनकी प्रकृति और तीव्रता पर निर्भर करता है। कभी कभी तो दुर्घटनाओं की तीव्रता इतनी अधिक हो जाती है कि बालक की जीवन रक्षा करना भी मुश्किल हो जाता है। फिर आता है बालकों की संवेदनशीलता। बालकों की संवेदनशीलता उनके शारीरिक विकास को प्रभावित करती है। कुछ बालक सामान्य की तुलना में अधिक संवेदनशील होते हैं। अति संवेदनशील बालकों का शारीरिक विकास ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है। हरलॉक के अनुसार बालकों का संवेगात्मक व्यवधान पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को कम कर देता है, जिससे बालक की लंबाई अवरुद्ध हो जाती है। अतः संवेदनशीलता शारीरिक विकास में बाधा उत्पन्न करती है।
फिर आता है पारिवारिक वातावरण। परिवार का आंतरिक वातावरण बालक के शारीरिक विकास को प्रभावित करता है। परिवार के वातावरण से तात्पर्य परिवार में बच्चों के मानसिक व संवेगात्मक संरक्षण से है। जिन परिवारों का आंतरिक वातावरण खुशहाल व सौहार्दपूर्ण होता है, वहाँ बच्चे स्वयं को सुरक्षित महसूस करते हैं और अपने विभिन्न क्रियाकलापों को भय रहित होकर करते हैं। उनमें संवेगात्मक तनाव नहीं होता, जिससे उनका शारीरिक विकास भली प्रकार होता है। इसके विपरीत जिन परिवारों का वातावरण कलहपूर्ण होता है, बच्चों पर कठोर नियंत्रण रखा जाता है, वहाँ बच्चों के मानसिक व संवेगात्मक तनाव में रहने से स्वस्थ शारीरिक विकास नहीं हो पाता है। फिर आता है सामाजिक और आर्थिक स्तर। परिवारों का सामाजिक व आर्थिक स्तर बालकों के सर्वांगीण विकास को प्रभावित करता है। जिन परिवारों का सामाजिक व आर्थिक स्तर उच्च होता है, वे अपने बच्चों को उनकी मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति से संबंधित विभिन्न सुविधाएं जैसे संतुलित व पौष्टिक भोजन, स्वच्छ हवादार मकान, मौसमानुसार वस्त्र, मनोरंजन के साधन आदि सभी प्रदान करते हैं, जिससे उनका शारीरिक विकास अच्छा होता है। वे स्वस्थ व निरोगी रहते हैं। इसके विपरीत निम्न सामाजिक व आर्थिक स्थिति वाले माता पिता अपने बच्चों की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति भली भांति नहीं कर पाते हैं। अतः सुविधाएं कम होने से उनके शारीरिक विकास में रुकावट उत्पन्न होती है। इस प्रकार उपर्युक्त सभी तत्व बालक के शारीरिक विकास में सहायक और बाधक होते हैं। पूर्ण रूप से स्वस्थ बालक वही कहा जा सकता है जिसमें निम्नलिखित विशेषताएं या लक्षण होते हैं। बालक के शारीरिक स्वास्थ्य के लक्षण। बालक की लंबाई तथा भार आयु के अनुसार हो, शारीरिक ढांचा स्वस्थ अच्छा और शरीर सुडौल हो, अस्थि विकास सही हो, अस्थियों में पर्याप्त दृढ़ता हो, कंधे तने हुए तथा सीना उठा हुआ हो, बालक के उठने बैठने तथा चलने के आसन सही हो, मांसपेशियां स्वस्थ व क्रियाशील हो तथा उनके ऊपर वसा का सही अनुपात हो, बालकों का चेहरा कांतिमय तथा भावपूर्ण हो, आंखें स्वस्थ व चमकीली हों, त्वचा और बाल चिकने व चमकदार हों, दांत एक समान मजबूती से जुड़े हुए तथा चमकदार हो, पाचन संस्थान ठीक प्रकार से कार्य करता हो, शरीर में क्रियाशीलता हो, बालक थकावट कम महसूस करता हो, रोग अवरोधक क्षमता अधिक हो, बालक स्वस्थ व निरोगी हो। इस प्रकार उपयुक्त सभी लक्षण यह दर्शाते हैं कि बालक स्वस्थ है और उसका स्वस्थ शारीरिक विकास हो रहा है। चूँकि शारीरिक विकास के अन्य क्षेत्रों जैसे क्रियात्मक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास आदि को प्रभावित करता है, इसलिए यह आवश्यक है कि विकास के विभिन्न अवस्थाओं में शारीरिक विकास पर ध्यान दिया जाए। वे समीकरण जिनसे शारीरिक विकास अवरुद्ध हो सकता है, उन पर नियंत्रण रखा जाए, क्योंकि शारीरिक विकास सर्वांगीण विकास का आधार है। विभिन्न आयु स्तरों पर इसकी अवहेलना बालकों के व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। शारीरिक रूप से कमज़ोर होने से प्रत्येक व्यक्ति विकास के विभिन्न क्षेत्रों में असफल रह जाता है, जिससे समायोजन संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, जो भावी व्यक्तित्व के विकास में रुकावट उत्पन्न करती है। अतः स्वास्थ्य ही धन है। इसे ध्यान में रखते हुए प्रत्येक अवस्था में शरीर को स्वस्थ बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। इसी के साथ यह टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।